हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम डरबट शर्मा। तो देखिए बेटा, आज है हमारा डे 4 और डे 4 में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हम लोग फिनिश कर दें। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ और क्रैश कोर्स का हमारा डे 4 है। और हमारा जो टारगेट है वो है आपका 100 डेज में हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कवर करना है। ठीक है, 11th और 12th की जो आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो सब हमें 100 डेज के अंदर करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कहाँ तक? हमने एलियोरोप्लास्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है डेट द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? सो ये आपको मीजो लीफ के मीजोफिल सेल में देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसा होता है। ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपको दो मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती हैं। एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी और इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और आप इस डायग्राम से भी इस चीज को यहाँ पर रिलेट कर लोगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे? आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपका, देखिए अगर सिंगल है, ठीक है, अगर ये आपका क्या है, सिंगल है, मतलब मान लीजिए मैं इसे कह रहा हूँ कि केवल आप इससे एक को देख रहे हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? थाइलाकोइड कहोगे। क्या कहोगे भाई? थाइलाकोइड। और वहीं अगर आप इसे पूरे को देखोगे, ठीक है, अगर एक साथ अगर आप इन्हें देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ग्रेना कह दोगे या फिर आप ग्रेनम कह दोगे। ठीक है, सिंगल है तो थाइलाकोइड। और मैं थाइलाकोइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा कर देता हूँ। थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में आपको आपको थाइलाकोइड के सेंटर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? ल्यूमन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? ल्यूमन का मतलब होता है आपको एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर कई सारे थाइलाकोइड इस तरीके से हैं तो मैं इसको क्या कह दूंगा? तो मैं इसको कह दूंगा ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम मैं इसको कह सकता हूँ। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है आपका, ये आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो बाकी स्पेस मिलेगा उस सारे स्पेस में को क्या कह दोगे आप? यहाँ पे जो स्पेस होगा यहाँ पर आपको कुछ इस स्पेस में काफी सारे एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं और भी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या कहते हैं भाई? स्ट्रोमा कहते हैं। और एक बार हम डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ है स्ट्रोमा। ठीक है, यह हो गया आपका स्ट्रोमा लैमेली। सिंगल है तो थाइलाकोइड, ग्रुप में है तो ग्रेनम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। सो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रोमा है ये आपका किस कहाँ रोल प्ले करता है? इसका जो आपका डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये सब आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सारी चीजें आप लोग कहाँ पढ़ोगे? ये सब आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ये सब हम वहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। केवल हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट की लेवलिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसकी लेवलिंग को ध्यान रखेंगे और रफ डायग्राम खुद बनाकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इसके बाद एनसीईआरटी कहती है, अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, तो देखिए लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिस्कोइड आपकी डिश शेप हो सकता है, और रिबन लाइक भी इसकी शेप हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसके इस ऑर्गेनेली के साइज के बारे में, तो इन्होंने बता रखा है कि लेंथ जो है इसकी वेरी कर सकती है, मतलब 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। वहीं अगर आप बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो फिर ये आपका 2 से 4 माइक्रोमीटर तक आपका हो सकता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, साइज ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देयर नंबर वेरी, ओके, इनके नंबर वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर क्लेमाइडोमोनास में हम बात करते हैं। ठीक है, सो आप क्या देखोगे? 1 पर सेल ऑफ अ क्लेमाइडोमोनास। वहीं अगर आप बात करते हैं इसके अलावा, ओके, आपको और बता रखा है जैसे 20 to 40, एक सेल के अंदर 20 से लेके 40 आपको क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। किसमें? आपको मीसोफिल में। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या बता रखा है? और आपको ये फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको एनसीईआरटी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। समझ तो आप इस बात को ऑलरेडी गए हो, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। सो एनसीईआरटी कहती है भाई क्लोरोप्लास्ट कैसा है भाई? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, देख लिया अभी हमने ऊपर कि भाई दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन थी। सो इसमें बता रखा है कि ओके द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, ओके, जो जो आपकी इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है आपकी? लेस परमिएबल होती है। ठीक है, और थोड़ा सा आप आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। सो आउटर की अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किसमें रिच होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, रिच इन फॉस्फोलिपिड।
किसमें रिच है भाई? रिच इन फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में क्या होती है? ये रिच होती है। वहीं अगर आप देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो पुअर होती है, ठीक है, पुअर इन फोस्फोलिपिड। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, इसमें पोरिन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, पोरिन यहाँ पर प्रेजेंट है। वहीं इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोरिन आपके एब्सेंट होते हैं। तीसरी चीज आप लोग क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, आपकी फ्रीली परमिएबल है। क्या है भाई? ये फ्रीली परमिएबल है। और जो आपकी ये इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है, आपकी लेस परमिएबल है। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमारा थर्ड पॉइंट को भी कवर करा है, ठीक है। जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे दी, ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर बता रखी है कि भाई जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, वो क्या है, लेस परमिएबल है। और जो आउटर वाली होती है वो क्या होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। तो आप ये काम करेंगे, छोटा सा ये जो कंपैरिजन टेबल हमने यहाँ पर बनाया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का, तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी में अगर आपके स्पेस है तो बना लीजिए, वरना आप अब एक नोटबुक तो प्रॉपर बना ही रहे होंगे तो उसमें भी बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको क्या बता रखा है यहाँ पे। ओके, द स्पेस लिमिट बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो स्पेस है, यहाँ पे आप इसको आप क्या कह रहे हो, ठीक है, इसको कह रहे हो स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, ओके, फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकोइड। ठीक है, अभी हमने बनाया बनाया था ना ये क्या है आपका, ये अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो ये सिंगल को आप लोग क्या कहोगे, ये है थाइलाकोइड। अगर हम बात करते हैं इस थाइलाकोइड के बारे में, तो थाइला, ओके, यहाँ पे आपको बता रखा है कि ओके, द थाइलाकोइड अरेंज इन अ स्टैक लाइक पाइल ऑफ कोइन कॉल्ड ग्रेना। अगर ये काफी सारे थाइलाकोइड आपके क्या हो रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कोइन है 10 रुपए का है, ठीक है, ये 10 रुपए का कोइन है मेरे पास, एक रखा है मैंने, तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, अभी थाइलाकोइड कह रहा हूँ। अगर मैंने 10 रुपए के 10 कोइन एक साथ ऐसा पकड़ के रखे, तो उस स्ट्रक्चर को मैं क्या कह दूंगा, उस स्ट्रक्चर को मैं कह दूंगा यहाँ पर ग्रेना। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है स्ट्रोमा लैमेली के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो क्या कर रही है, जिसको स्ट्रोमा लैमेली कह रहे हैं, और जो कनेक्ट कर रही है आपका कनेक्टिंग द थाइलाकोइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट ग्रेना के थाइलाकोइड को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। और ये चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए ये कर रही है ना कनेक्ट, ठीक है, ये कनेक्ट कर रही है किसे, आपके थाइलाकोइड्स जो है, ठीक है, थाइलाकोइड्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना, ग्रेना क्या होगी, ग्रुप होगी, थाइलाकोइड सिंगल होगी, तो इनके थाइलाकोइड्स को जो आपसी में कनेक्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कह रहे हो, स्ट्रोमा लैमेली कह रहे हो। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड इंक्लोज अ स्पेस कोल्ड ल्यूमन। ओके, सो ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था, मैंने बताया था कि देखो कुछ इस तरीके से थाइलाकोइड होता है, और थाइलाकोइड में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ल्यूमन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द स्ट्रोमा, ओके, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये मैं तो यही कहूंगा कि आप इसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायग्राम में इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, ठीक। तो स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, अब देखो ये क्या क्या कंटेन करती है, ये चीज हम यहीं पे लिख लेंगे। सो ये क्या कंटेन करती है, ये है आपके एंजाइम कंटेन करती है। क्या कंटेन कर रही है भाई? ये आपके एंजाइम कंटेन कर रही है। और ये कौन से एंजाइम कंटेन कर रही है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो ऐसे एंजाइम्स को ये क्या करती है, कंटेन करती है। तो ये चीज आप अपनी एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम के नीचे ही लिख देंगे। ओके, इट ऑल्सो कंटेन, और क्या क्या कंटेन करता है स्ट्रोमा आपका, सो ये कंटेन करता है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और आपका राइबोसोम को भी कंटेन कर रहा है, किसको कंटेन कर रहा है, राइबोसोम को कंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पे राइबोसोम कंटेन करेगा तो कैसा करेगा, 70s। मैंने आपको बताया था कि अगर यू कैरियोट में जैसे आपके सेल ऑर्गेनेली हो गए, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट होगी, तो इनमें आपको राइबोसोम 70s देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर यू कैरियोट के आपसे पूछा जा रहा है साइटोप्लाज्म में कैसा मिलेगा, ठीक है, यू कैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलता है 80s, वहीं आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इन सब में के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, 70s देखने मिलेगा। और प्रोकैरियोट में तो 70s मिलता है, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये क्या करेंगे आपके, ये करेंगे आपके लाइट एनर्जी को ट्रैप, ठीक है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्या हो गया, अंदर की तरफ ल्यूमन हो गया। और ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा बन गया थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। ठीक है, राइबोसोम अगर आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट का कैसा है, स्मॉलर है।
आपका, ठीक है। और कैसा होता है, 70s होता है, वही मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्म में जो आपको राइबोसोम मिलेगा वो कैसा होता है, 80s होता है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग क्या कर लोगे, इसके बारे में ध्यान रखोगे। तो इसके आगे चलिए देखते हैं अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बाद। तो एनसीईआरटी अब आपको उससे कहती है कि अब आपको पढ़ना है राइबोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम को। ओके, तो राइबोसोम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा कि बताइए, नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ सेल। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आपका आंसर बन जाएगा राइबोसोम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राइबोसोम के बारे में, ये बात तो आप जानते हैं कि भाई नॉन मेम्ब्रेनस है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल कौन सी है, ये है आपकी राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम को पहली बार किसने आपका ऑब्जर्व करा, यह आपका ऑब्जर्व करा था जॉर्ज पैलेट ने। कब करा था, 1953। ईयर इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में जितने ईयर्स दे रखे हैं वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका जो ये राइबोसोम है, ठीक है, क्या क्या कंपोज करता है। तो राइबोसोम कंपोज करता है आपका आरएनए, और आपका क्या कंपोज करता है, प्रोटीन। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, नेट कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट राइबोसोम की, तो यूकैरियोट राइबोसोम कैसा होता है, 80s होता है। वहीं प्रोकैरियोट राइबोसोम कैसा होता है, 70s होता है। ओके, और आप देखेंगे तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका जो मान लेते हैं कि कोई 80s राइबोसोम है, क्या है भाई, कोई 80s राइबोसोम है। तो ये जो आपका 80s राइबोसोम होगा, ये आपका दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा, ठीक है। कितनी यूनिट से मिलकर बना होगा, आपका टू सब यूनिट से मिलकर आपका बना होगा। अब ये दो सब यूनिट कौन कौन सी होंगी, एक सब यूनिट होगी आपकी 60s सब यूनिट, और एक होगी आपकी 40s सब यूनिट, ठीक है। तो एक तो आप देखोगे ये क्या है, 60s है लार्जर सब यूनिट, और 40s क्या है आपकी स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास 80s है। तो इसमें आपको दो सब यूनिट मिलेगी, एक लार्ज यूनिट होगी जिसको होगी आपकी 60s, और एक क्या हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी स्मॉल सब यूनिट जिसको मैं कहूंगा 40s। तो आप ये चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। सो ये चीज आपको बता रखी है डेट कि राइबोसोम में आपको एक लार्ज यूनिट देखने के लिए मिलती है, और एक स्मॉल सब यूनिट देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं 80s राइबोसोम की, तो यहाँ पर एक 60s जो कि एक आपकी लार्जर यूनिट है, 40s जो कि आपकी स्मॉल यूनिट है। ठीक वैसे ही आपका प्रोकैरियोट में 70s होता है, जिसमें कि 50s आपकी लार्ज यूनिट होती है और 30s आपकी स्मॉल यूनिट होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एस एस, तो यहाँ पर इसका एस एस का क्या मतलब है, तो ये है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका श्वेडबर्ग कोफिशिएंट, या फिर इसको श्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। तो ये आपका जो है किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, ये आपका मेजर करता है आपका डेंसिटी को और साइज को। तो आप चीज ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका किस चीज को मेजर कर रहा है, डेंसिटी और साइज को मेजर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी दो सब यूनिट है, ठीक है, एक जैसा आपकी लार्ज सब यूनिट है, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट है, तो ये दोनों आपकी किससे जुड़ी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डेट किससे जुड़ी होंगी, बाय द हेल्प ऑफ Mg2+। से ये क्या होंगी आपकी, अटैच रहेंगी, ठीक है। किससे रहेंगी, आपकी Mg2+ से ही आपकी अटैच रहेंगी। तो आप ये चीजों को यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। देखो राइबोसोम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शायद आपको ना पता हो तो इसलिए मैं बताता हूँ। तो राइबोसोम को आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको आरएनपी पार्टिकल कहते हैं। आर से क्या मतलब है, यहाँ पे राइबो न्यूक्ली आपका राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी इसको कहा जाता है, किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। तो आप ये चीज को क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो ये काफी छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात मैंने आपको बताई नहीं, सारी एनसीईआरटी की बातें हैं, बस एक दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। सो आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है, कि ये दो सब यूनिट किसकी हेल्प से अगर जुड़ी होती है, तो आपकी Mg2+ की हेल्प से ये क्या होती है, आपकी जुड़ी रहती है। फिर इसके बाद आते हैं साइटोस्केलेटन पर, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, तो चलो मान लो ये क्या है, आपका सेल है, क्या है भाई ये है आपका सेल। तो ये सेल में होगी आपकी सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा भैया, चलो मैं बना देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका
साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा सही से बनाएंगे। ऐसा करते हैं कि पहले साइटोप्लाज्म ही बना लेते हैं, चलो। ठीक है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और क्या क्या होगा भाई सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेलीज होंगी, है ना। और ये आपका ये, चलो ये एक छोटा सा एक न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। और क्या होगा आपका? और आपका ये बाहर क्या होगी? ये होगी आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, चलो। तो इस चीज को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपका? साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस हो गया। अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे यहाँ पर? आपको थ्रेड लाइक, बड़े पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये यूकेरियोट में आप देखोगे तो ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी कराते हैं। क्या कराते हैं? ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी कराते हैं। ठीक है, इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन्हें कहा जा रहा है आपका साइटो स्केलेटन। क्या कह रहे हैं भाई? इसको साइटो स्केलेटन कह रहे हैं। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। सो अब एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है कि, और हाँ, ये कैसे थ्रेड होते हैं ध्यान रखेंगे, साइटोस्केलेटन कैसे थ्रेड है आपके? ये प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं। सो अब एनसीईआरटी की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी कह रही है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इनको आप क्या कह रहे हो? साइटोस्केलेटन कह रहे हो। अब देखो, तुमको साइटोप्लाज्म के, सॉरी, साइटोस्केलेटन के तुमको यहाँ पर क्या करने हैं? फंक्शन ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फंक्शन याद रखने हैं साइटोस्केलेटन के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको हम रटेंगे नहीं, क्या क्या फंक्शन है इसकी, हम लोग ना एक ट्रिक बना लेते हैं। और ट्रिक क्या है आपकी? मोटी, मेंटेन शेप फॉर सपोर्ट। ठीक है, कि एक मोटी सी या मोटा सा कोई भाई, हमारा भाई बंधु है, जो कि क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है शेप, क्यों? अपने सपोर्ट के लिए। ठीक है, एक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो इस तरीके से जनरली हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि मैं किसी को कह रहा हूँ। ठीक है, एक जनरल हमारी क्या है, नॉर्मली ट्रिक है। तो मोटी से क्या याद रखेंगे हम लोग? हम लोग ध्यान रखेंगे मोटिलिटी। एम से मेंटेन शेप से क्या याद रखेंगे? तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा, मेंटेन शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल। और सपोर्ट से क्या ध्यान रखना है भाई? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या फंक्शन बताए हैं? ठीक है, ये हो गया मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल। तो सीधा सीधा याद रखेंगे मोटी, मेंटेन शेप फॉर सपोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसके फंक्शंस को डायरेक्टली याद रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या रहेगा? इजी भी रहेगा, है ना। आपको एक तरीके से रटना नहीं पड़ रहा है, एक दो बार ये लाइन बोलोगे याद हो जाएगी अच्छे से। फिर हमें यहाँ पर जानना है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो देखो, सीलिया फ्लैजिला के बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, अगर हम बात करते हैं सीलिया की, तो सीलिया आप देखोगे तो सीलिया के जो नंबर्स होते हैं ना भी, क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ नंबर पर सेल इज क्या है आपके? यूज है। कैसे होते हैं भी? काफी ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे इनके साइज को, तो ये कैसे होते हैं आपके? स्मॉलर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है, तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो इनका फंक्शन की चीज में होता है, इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन में, इनका फंक्शन की चीज में होता है, इनका फंक्शन होता है आपका फीडिंग में, और इनका फंक्शन की चीज में होता है आपका फीडिंग के अलावा आपका एरिएशन में, और साथ साथ इनका फंक्शन सर्कुलेशन वगैरह में भी होता है। और अगर आप बात करोगे कि भाई यहाँ पर आपको क्या देखोगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, और लाइक वर्क करते हैं, मतलब इनमें और पोजिंग मूवमेंट देखने मिलती है। और पोजिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप नाव में बैठते हो ना, तो नाव में आपको एक चप्पू मिलता है, तो उसको जैसे मूव करते हैं, तो वैसे ही ये लोग क्या, वैसे ही यही सीलिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लैजिला की बात करते हैं, तो फ्लैजिला कैसे होते हैं? ये नंबर में क्या होते हैं? कम होते हैं। मतलब अगर एक सेल होगा तो उसमें एक से लेकर चार तक ही आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिल सकते हैं। साइज की बात करते हैं तो फ्लैजिला क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं। और साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है यहाँ पर? लोकोमोशन होता है। कैसा होता है भाई? लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस टेबल तो आपको याद रखनी है। इसमें कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ के जाओ इसको। हम जरा एनसीईआरटी की तरफ देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर सीलिया है, फ्लैजिला है, ये दोनों क्या है आपकी? हेयर लाइक आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ से हो रही है? सेल मेम्ब्रेन।
प्रोकैरियोट में मैंने क्या कहा था, डेट फ्लैजिला इज द, कहाँ से एक्सटेंशन हो रहा था, फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल से वहां पर क्या होता है, फ्लैजिला का एक्सटेंशन हो रहा था। लेकिन यूकैरियोट में सीलिया और फ्लैजिला का जो आप कह सकते हो कि आउटर ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। सीलिया के बारे में बता दिया भाई, सीलिया कैसा है, आपका स्मॉल स्ट्रक्चर है और वर्क लाइक एन, और causing a movement, okay, either the cell or by the surrounding fluid। फ्लैजिला कंपैरेटिवली कैसा है, लॉन्गर है फ्लैजिला, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो यहाँ पे क्या बता रखा है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, ठीक है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिलता है, बट दे आर स्ट्रक्चरली क्या है आपके, डिफरेंट है फ्रॉम द यूकैरियोट फ्लैजिला, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो क्या है ये, आपकी जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं दोनों के दोनों स्ट्रक्चरली क्या है आपके, डिफरेंट है। ओके, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने काफी सारी आपके साथ बात करी है, तो ये सारी बात मैं आपको ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो बना रखा है उस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा सा यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बता रखा है भाई, यहाँ पर आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट, अभी इसमें समझेंगे, ठीक है, क्या होता है ये 9+2 अरेंजमेंट। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर कोर को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी कोर या फिर इसके केंद्र को कह रहे हैं एक्सोनिम। और आपको क्या क्या देखने मिल रहा है इसके अलावा, इसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पर आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या देखने मिल रहे हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करता हूँ तो कितने हैं, एक, दो, दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए हैं ना। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कैसे हैं, डबलेट हैं, ठीक है, दो दो हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करते हैं तो फिर पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वे डबलेट है, ठीक है, मतलब दो दो के उसमें रहेंगे, और कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। और वहीं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपके कितने हैं, ये आपके दो दो हैं, ठीक है, पर डबलेट की फॉर्म में नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि क्या करवा रहा है ना, कनेक्ट करवा रहा है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, ठीक है, सेंट्रल शीट से किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और ये आपको बाहर दिखा रखा है कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में डिस्कस करा है, एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे डायग्राम से रिलेट कर लेना है, तो आप इजिली इस चीज को समझ जाओगे। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में। अगेन काफी इजी है ये टॉपिक भी आपका, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रोसोम क्या है, तो आप बता सकते हैं सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर एक आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, ठीक है। आपके दो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये एक दूसरे से आप देख सकते हैं, ठीक है, 90 एंगल के डिफरेंस पर है, और इन दोनों, और ये दोनों क्या है आपके, सेंट्रियोल है, ठीक है। क्या है भाई ये दोनों क्या है आपके, सेंट्रियोल है। ये भी एक सेंट्रियोल है और ये भी आपका क्या है, एक सेंट्रियोल है, और ये दोनों कैसे हैं आपके, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और ये दोनों अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो इसी पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हो, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। सो यहाँ पर और भी बता रखा है आपको, बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, टू ईच अदर। ओके, फिर बाद में इसका आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या करोगे, इसके टर्म्स वगैरह को पढ़ लोगे। तो चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज को मैं ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, पेरीफेरल फिब्रिल देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर क्या रहेंगे आपकी, ट्रिपलेट फॉर्म में रहेंगे। कैसे उसमें रहेंगे भाई, ट्रिपलेट फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसा भी आपने डायग्राम ऊपर देख कर आए हो, ठीक है, डायग्राम काफी हद तक वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर डबलेट की जगह क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। Okay, the central proximal centriole is a proteinaceous called hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplet. Okay, triplet with the by the help of radial spoke। और ये रेडियल स्पोक जो है आपके किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। सो ऊपर वाले डायग्राम को ही आप क्या करोगे, बनाओगे, और वहां पर स्ट्रक्चर में आप चेंज करते जाओगे, जहां पर डबलेट है वहां पर ट्रिपलेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी टर्न्स वगैरह क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला।
ये कि एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा। द ओके, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इस साथ साथ आपका अगर हम बात करते हो सेंट्रियोल क्या होता है, आपका क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा स्पिंडल फाइबर को। ओके, ओके, स्पिंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पिंडल अपार्टस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस को समझेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ स्लाइड को। ओके, न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। कब देखा, 1831 में देखा। अगर हम बात करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखोगे आप, कि जो न्यूक्लियस जो आपका स्टेन करा था, ठीक है, किसने करा था, फ्लेमिंग ने। जब न्यूक्लियस को स्टेन करा, वो क्या, उसको क्या नेम दे दिया, क्रोमेटिन कह दिया। क्या कह दिया, क्रोमेटिन कह दिया। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर हम बात करते हैं इंटरफेस की, ठीक है, अगर आप इसको न्यूक्लियस को अंडर द माइक्रोस्कोप देख रहे हो, तो इंटरफेस के समय आप क्या देखोगे, इंटरफेस के समय आपको क्या देखने के लिए मिलता है, क्रोमेटिन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है भाई, क्रोमेटिन देखने के लिए मिलता है। और क्रोमेटिन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस को कब देख रहे हो, आप जो है डिवाइडिंग के समय देख रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपको क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो मैं आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो क्रोमेटिन को आप कब ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप इसको इंटरफेस में देख रहे हो तो, ठीक है, कब देख रहे हो, इंटरफेस में देखोगे तब आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो क्रोमेटिन होता है, ये कैसा होता है, आपका अनकंडेंस पार्ट है। कैसा होता है, ये अनकंडेंस्ड होता है। ठीक है, और साथ साथ आप ध्यान रख सकते हो कि अगर बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन क्रोमेटिन स्टेज। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन सी स्टेट में होता है, क्रोमेटिन की स्टेट में ही क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, ये है आपका आप कह सकते हैं इट मीन फॉर द कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड अदर एक्टिविटी ऑफ अ सेल। ठीक है, ये सारी चीजों को यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम क्या है आपका, तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है आपका, कंडेंस्ड होता है। कैसा होता है भैया, ये आपका कंडेंस्ड पार्ट है। क्या है आपका, कंडेंस्ड पार्ट है। इसके अलावा ये आपको कब देखने के लिए मिलेगा क्रोमोसोम, सो ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन फेज। जिस न्यूक्लियर डिवीजन फेज मतलब न्यूक्लियस जब आपका डिवाइड करेगा, उस फेज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखोगे कि डेट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन नॉट अकर इन क्रोमोसोम स्टेज। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको क्रोमोसोम स्टेट में देखने के लिए नहीं मिलती। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको कहाँ देखने मिलती है, क्रोमेटिन स्टेट में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से आप क्या करोगे, इस बात को ध्यान रखोगे। और अगर हम बात करते हैं तो और इसके बारे में, तो आप बता सकते हो कि जो क्रोमोसोम है, इसका रोल क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल, इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल, डॉटर सेल। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी थी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या देखने मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने मिलेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर मैट्रिक्स आपको देखने मिलेगी। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस देखने के लिए मिलेगा। अगर एक है तो, एक से ज्यादा है तो आप लोग क्या कहोगे, न्यूक्लियोलाई आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या देखने मिलता है, न्यूक्लियर एनवलप देखने के लिए मिलता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ध्यान रखेंगे, या फिर न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, ये कैसा होता है आपका, इसमें भी आपकी दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये कैसा है आपका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है। ओके, एंड ओके, और जो आप ध्यान रखेंगे, इसके बीच में आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या रखा है, विच कंसिस्ट ऑफ अ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा क्लैरिटी होती तो मैं आपको दिखाता, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप ये देखोगे, मैंने आपको पीछे ही बताया था, ये आपकी यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी आपकी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये किससे कंटिन्यू, ओके, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यू विद द endoplasmic reticulum and bear ribosome on it. At a number of places, nuclear envelope is okay interrupted by the minute pores. आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेंगे? काफी सारे माइन्यूट पोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? न्यूक्लियर पोर्स भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। इसके आगे एनसीईआरटी आपको क्या क्या बता रही है, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ओके, माइन्यूट पोर। ओके, और ये माइन्यूट पोर आपके कैसे बने? विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। और देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर्स है उनकी बात की जा रही है। सो न्यूक्लियर पोर जो है ये आपके, इनकी क्या क्या रोल है? तो न्यूक्लियर पोर से आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियर पोर से किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है आरएनए और प्रोटीन मोलिक्यूल का। किस चीज का मूवमेंट हो रहा है भाई? इन न्यूक्लियर पोर से आपका आरएनए और प्रोटीन मोलिक्यूल का क्या हो रहा है? आपका मूवमेंट हो रहा है। So RNA and protein molecule take place in both direction between the nucleus and cytoplasm. न्यूक्लियस के बाहर देखो क्या होगा? साइटोप्लाज्म वगैरह होगा ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर से क्या होगा? आपका आरएनए का, आपका प्रोटीन का क्या होगा? मूवमेंट होगा अंदर बाहर। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी कह रही है बोथ डायरेक्शन। इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मैट्रिक्स को आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो। इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने के लिए मिलेंगे, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये चीजें वेरी करती हैं। और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? क्रोमेटिन देखने के लिए मिलेगा। Okay, the nucleus, okay, nucleus, it is not a membrane bound structure, is not a membrane bound structure। एक एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा कि बताओ न्यूक्लियोलस आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? तो आप बता दीजिएगा हाँ बिल्कुल ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियोलस जो है इसका रोल क्या है? तो ये आप बता सकते हैं आरएनए सिंथेसिस इसका रोल है। लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने ये सारी बातें यहाँ पर बता रखी हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या बता रखा है? आपको यहाँ पर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बता रखा है। और हम इससे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या करेंगे? जब भी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले हम इस स्ट्रक्चर को ही सही से समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको वहां पर कराऊंगा। अभी आपके क्या करना, अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये सारे टर्म्स आप लोग पढ़ लेना। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, क्या होता है आपका मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक में देखो एक्चुअली ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ पर क्रोमोसोम बनाता हूँ, ठीक है, सो इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या होगी आपकी? सेंट्रोमियर होगी। तो मेटासेंट्रिक में ध्यान रखेंगे कि जो आपकी सेंट्रोमियर होती है वो कहाँ होती है? मध्य में होती है। और आप क्या देखोगे यहाँ पर जो है आपके ये दोनों आर्म्स जो हो जाएंगे ये क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। ठीक है, मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होगी? थोड़ी सी क्या हो जाएगी? अबे हो जाएगी मिडिल से। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एक शॉर्ट आर्म बनेगी और एक क्या बन जाएगी? लॉन्ग आर्म बन जाएगी। एक्रोसेंट्रिक आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर आपका जो है एंड की तरफ क्या होगा? सिचुएटेड होगा। ठीक है, फॉर्मिंग वन, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बन जाएगी और एक काफी लंबी आर्म बन जाएगी। तो और टीलोसेंट्रिक में आप क्या देखोगे कि एकदम बिल्कुल टर्मिनल पे क्या होगा? आपका सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा भाई? सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पर होगा। तो इनके डायग्राम भी आप यहाँ पर क्या कर लेना, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, और इसको मैं एक बार फिर से मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और यहाँ पर ये इमेज भी दे रखी है, तो इससे आप लोग क्या करोगे? एनालाइज करते हुए चलोगे। फिर इसके बाद आपको देखो यहाँ पर माइक्रोबॉडीज के बारे में बता रखा है। तो माइक्रोबॉडीज के बारे में क्या बता रखा है? मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कोल्ड माइक्रोबॉडीज। ठीक है, और माइक्रोबॉडीज जो होती हैं ये क्या कंटेन करती हैं? एंजाइम कंटेन करती हैं। ओके, और ये किसमें प्रेजेंट होती हैं? ये आपके एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं और आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। ये भी आप ध्यान रख लेना कि ये कैसी होती हैं? आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, कैसी हैं भाई? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। और अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए, ठीक है, आपसे अगर ऐसा पूछ लेता है बताइए कोई और ऑर्गेनेली जो कि क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। ठीक है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? माइक्रोबॉडीज रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ डेट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख भी लीजिएगा आप, डेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, कौन सी ऑर्गेनेली करेगी अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपका आंसर रहेगा आपका माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज। और देखिए माइक्रोबॉडीज जो है, ठीक है, ये क्या करती हैं आपका, सो ये आपका आप बता सकते हैं फैसिलिटेट ब्रेक डाउन। ठीक है, किस किस का ब्रेक डाउन करती हैं? जैसे फैट का हो गया, एल्कोहल का हो गया, और आपका क्या हो गया, अमीनो एसिड्स का क्या कर रही हैं, ब्रेक डाउन भी कर रही हैं। वैसे अगर हम डिटेल लेक्चर्स में तो इसको भी काफी डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं स्पेरोसोम के बारे में, हम पढ़ते हैं परोक्सिसोम के बारे में, ग्लाइओक्सिसोम्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी एज अ क्रैश कोर्स अभी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम लोग कल इस पे टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोल डाल देंगे, तो उसको आप सॉल्व करके देखें। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में, और चैप्टर रहेगा आपका बायोमोलिक्यूल्स। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।